हेलो दोस्तों, मैं वेंकटेश शिवारे आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार आज मैं आपको इस तरह वर्ण विचार सिखाऊंगा, अगर से आपको कोई नींद में भी उठाकर पूछेगा ना, तो बड़े आसानी से आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। हम यहां पर हिंदी के अंदर आने वाले वर्णमाला में कितने अक्षर है ना, सारे के सारे अक्षरों के बारे में जानेंगे और कौन सा अक्षर मुख से, कंठ से, कहां से उच्चारित होता है, यह भी बहुत ही आसानी से देखेंगे। एक एक करके हम सारे अक्षरों को या वर्णों को देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हिंदी के अंदर कुल मिलाकर कितने अक्षर हैं? देखिए, हिंदी के अंदर कुल मिलाकर कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर है कुल मिलाकर, टोटल 52 है। मूल कितने अक्षर है? 44 मूल में 44 अक्षर है। मूल के अंदर हम देखते हैं 44 अक्षर है। यह है मूल और यह है 52, 52। इसे कुल मिलाकर 52 अक्षर है। हम बात किसकी कर रहे हैं? अक्षर। अरे अक्षर किसे कहते हैं? जानना जरूरी है ना। हम अक्षर के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो पहले देखेंगे अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर देखिए, हिंदी के अंदर कोई भी एक शब्द है, अगर उस शब्द के आगे अ लगता है तो वह उसका विलोम बन जाता है। जैसे कि धर्म, धर्म के आगे अगर से हम अ लगाएंगे तो क्या होगा? अधर्म। वैसे ही सत्य, उसके आगे अगर से हम अ लगा देंगे क्या होगा? असत्य। न्याय, अन्याय। वैसे ही क्षरा, क्षरा उसके आगे अ लगा है तो ये अ लगने से उसका विरोध बन गया, विलोम शब्द बन गया। तो हमें मीनिंग जानना है, क्षर का मतलब क्या है? क्षर, क्षर का मीनिंग होता है खंडित हो जाना, टुकड़े हो जाना, मिट जाना, समाप्त होना। क्षर का मतलब है खंडित होना, टुकड़े हो जाना, मिट जाना, समाप्त होना। अब अक्षर सामने लगने से क्या हो रहा है? अक्षर बन रहा है। मतलब वो जो अक्षर का मीनिंग है, मतलब है उसका विरोधार्थक देखिए, विलोम देखिए, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, वह अक्षर है। अच्छा है ना। तो यही अक्षर जब लिपिबद्ध कर कर लिखे जाते हैं, उन अक्षरों को तो हम क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण, अक्षरों को लिपिबद्ध कर कर लिखे जाने पर वर्ण कहते हैं। तो हिंदी में कुल मिलाकर वर्ण कितने हैं? 52, 52। और मूल वर्ण कितने हैं? मूल 44। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या कितनी है। क्या सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 13 है? नहीं, हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हम अम और आहा को भी मिलाकर 13 कहते हैं, वो गलत है। अम और आहा अयोगवाह है। मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले स्वर की तरफ आएंगे। स्वर कितने हैं? 11। इन 11 स्वरों के अंदर हमें देखना है कि ये किस तरह इन स्वरों का जन्म हुआ। स्वरों का जन्म हुआ। पहले जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों की या जिन अक्षरों का जब उच्चारण करते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, बिना किसी रुकावट के अगर से वह उच्चारित होता है तो वह स्वर कहलाता है। जिन अक्षरों का या वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना रुकावट बाहर निकले, उसे स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुके बाहर निकले, मुख से हवा बिना रुके बाहर निकले, स्वतंत्र रूप से बाहर निकले, बिना रुके, याद रखिए, बिना रुके बाहर निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वर की संख्या मालूम है, 11 है। तो इन स्वरों को भी प्रकारों में बांटा गया है। मूल रूप से हम स्वर को कितने भाग में देखते हैं? 3 भागों में। देखिए, स्वर, इन्हें 3 भेदों में बांटा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जान सकते हैं कौन सा कैसे कैसे उत्पत्ति होता है। देखिए, स्वरों को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर, पहला वाला ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, उसके बाद आता है प्लुत स्वर।
ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करते समय एक ही मात्रा की हवा मुख से बाहर निकले, एक ही मात्रा की हवा मुख से बाहर निकले, वह ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? 4। और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर देखिए वह कौन से अ, ई, उ और रू। ये जो रू है ना, ये केवल अधिक से अधिक हम देखते हैं किसमें उपयोग होता है? ये संस्कृत, ये याद रख लीजिए आप। रू क्या है? संस्कृत में ज्यादा उपयोग में आता है। मूल स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, रू, 4 है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब यहां मजे की बात क्या है पता है आपको? इन मूल स्वरों से ही दीर्घ स्वर बनते हैं। दीर्घ स्वरों का जन्म होता है, वो देखेंगे। अक्षर की उत्पत्ति कैसे हो रही है देखिए, दीर्घ स्वरों की किस तरह उत्पत्ति हो रही है देखिए। इधर देखिए आप, अ और अ मिलने से क्या होता है? आ, दीर्घ हो गया। देखिए यह आया आ। उसके बाद हम देखते हैं ई अधिक ई मिलने से क्या होता है? ई, ये रहा ई। उ अधिक उ मिलने से क्या हुआ? उ, ये रहा उ। अब देखिए अ, आ, ई, उ तक तो हो गया। रू तो ऑलरेडी है वहां पर मूल स्वरों के अंदर, मूल ह्रस्व स्वरों के अंदर। अब ये ऐ की उत्पत्ति कैसे होती है? ये और ऐ की उत्पत्ति कैसे होती है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग। यहां देखिए, अ अधिक ई, नीचे वाला ई मिलाने से क्या बनता है? आप उच्चार करके देखिए, अ और ई मिलाकर देखिए, अ ई, थोड़ा थोड़ा बोल के देखिए, अ ई मिलाकर बोलना है, अलग अलग मत बोलिए। अ ई ए। देखिए क्या बन रहा है? ए। वैसे ही अ अधिक उ मिलाकर देखिए, अ अधिक उ, अ उ, अ उ, अ उ, ओ। क्या बन रहा है? ओ। देखिए अ उ ओ। अब ऐ कैसे बना? अ अधिक ए, जो ऑलरेडी बना हुआ ए है, अ और ए मिलने से क्या होता है? आई। और एक अ अधिक ओ, जो ओ ऑलरेडी बना है ना, अभी बनने से क्या होता है? औ। तो हम यहां पर देखते हैं किस तरह अक्षरों की उत्पत्ति हो रही है। ओ, उसके बाद औ। ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं इसे? अरे नाम में तो मीनिंग है ना। देखिए घर में अगर से एक लड़का पैदा हो गया तो उसका नाम रखते हैं संतोष। संतोष क्यों रखते हैं? क्यों घर वाले सब बहुत बोर हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, ये क्या हो गया इसलिए नाम संतोष रखी? नहीं, नाम में मीनिंग होता है, मतलब होता है, इसीलिए उसका नाम संतोष रखा गया है। उस लड़के का, बच्चे का नाम संतोष, क्योंकि उस घर में सभी लोग हर्षित हैं, बहुत संतोष है कि हमारे घर में लड़का हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो संतोष। अगर से घर में लड़की हो गई उसका नाम रखते हैं साक्षी। साक्षी मतलब गवाही, साक्षी। अरे ये हस्बैंड वाइफ की प्रेम की निशानी है, यह हमारी साक्षी है, इसलिए नाम रखते हैं साक्षी। उसी तरह यह दीर्घ स्वर, इसका मतलब होता है, दीर्घ मतलब डबल, बड़ा, लंबा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? लंबा, बड़ा। तो यहां ह्रस्व एक मात्रा वाले स्वर होते हैं, यहां दीर्घ में क्या है? दो मात्राएं वाले स्वर होते हैं, दो मात्राएं, जिनका उच्चार करते वक्त हमारे मुख से निकलने वाली प्राणवायु या हवा अधिक उपयोग में आती है। जैसे देखिए आप अ कहते टाइम सिंगल अ, आ कहते टाइम जरा ज्यादा खींचना पड़ेगा आ। वैसे ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बहुत सिंपल है। देखिए ये दोनों मिलने से बना है ना, डबल, दीर्घ, दो मात्रा, डबल, दीर्घ, लंबा। तो इस तरह इनका जन्म होता है, ये बनते हैं, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आता है और एक, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत। देखिए प्लुत स्वर कहने का क्या है मतलब?
जो दीर्घ के अंदर दो मात्राएं लगती है ना, दो मात्रा से भी अधिक समय हवा प्राणवायु जब लगे उच्चारण करते वक्त वह प्लुत स्वर कहलाते। जैसे कि हम देखते हैं ओम कहना है, ओम कहते वक्त कैसे कहते हैं? ओम ओम, इस तरह ओम कहा जाता है। या गांधी जी को गोली मारी गई, तब गांधी जी मरने से पहले आखिरी सांस में क्या कह रहे थे? राम। कैसे कहते? राम नहीं कहते, वो राम, रा के सामने खींच जा रहा है ना, यह है गुरु की मात्रा राम। इस तरह ये प्लुत, यहां देखिए ये इसका संकेत है, जहां पर ये यस यस की तरह लिखा गया है, इसे गुरु की मात्रा कहते हैं, तो चिन्ह है वो, तो ये प्लुत स्वर कहा जाता है। ये हो गए हमारे स्वरों के बारे में। देखिए 11 स्वर है कि नहीं आपके सामने? 4, ये कितने हैं? 7, 4 और 7 11 हो गए। ये प्लुत तो क्या है, ज्यादा लगे तो वहां एक मात्रा देकर हम उसे बस चिन्हित कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल है वो। तो स्वरों के बारे में हमने यहां तक देखा, ये हो गया स्वर। अब हम देखेंगे स्वर होने के बाद अयोग वाह क्या है, एक एक करते हुए पूरा बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अयोग वाह, देखिए मीनिंग किसमें है? शब्द के अंदर मीनिंग ढूंढने की कोशिश करना चाहिए कभी भी। योग, इसका मतलब क्या होता है? योग मतलब मिलना, जुड़ना, एक होना। हम योग करते हैं ना, कहते हैं ना योग 21 जून को करते हैं ना योग दिवस कहकर। तो उसी तरह यहां पर हम देखते हैं योग मतलब मिलना जुड़ना, शरीर के सारे अंगों को एक्सरसाइज कराते हैं योग में, साथ में मेडिटेशन करना, ध्यान करना, वह भी योग में आता है। मतलब शरीर और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखना ही योग है। तो वैसे योग मतलब मिलना जुड़ना, एक होना। अ लगाते हैं क्या होगा? अयोग मतलब नहीं जुड़ता, नहीं मिलता, नहीं एक होता। वो 2 अक्षर है, एक है अम, दूसरा है आहा। अम को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब अनुस्वार एक है ना, इसका उच्चारण देखिए, ये जो क च ट त प वर्ग है ना, उसके अंतिम जो अक्षर है उनकी जगह पर किया जाता है, इसीलिए इसे अनुनासिक भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय नाक से क्या है, हवा बाहर निकलती है, अधिक हवा, या प्राणवायु कहते हैं ना, मुख से निकलने वाली, वो नाक से ज्यादा निकलती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं अनुस्वार। इसका उच्चारण जहां से होता है उसे कहते हैं अनुनासिक अक्षर अम है। अहा, ये जो ह के समान ध्वनि निकालता है, यह विसर्ग है। इसका प्रयोग अधिकतर हम कहां देखते हैं? संस्कृत में, जैसे अतः, उसके बाद प्रातः, इस तरह संस्कृत के शब्दों में ही हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम दुख लिखते हैं ना, दुख, आप कहोगे दुख ये हिंदी है, नहीं, हिंदी का दुख ये है जिसके अंदर विसर्ग की मात्रा नहीं आती। यहां लिख दिया मैंने गलती से, दुख, ये हो गया। जैसे ही ये विसर्ग की मात्रा लगी वो संस्कृत का शब्द बन जाता है, ये हो गया विसर्ग। ओके, स्वर देखा, विसर्ग देखा। अब हम देखेंगे व्यंजन के बारे में, एक एक करते जाएंगे। स्वर, उसके बाद अयोगवाह, उसके बाद व्यंजन। अब व्यंजन की बारी। व्यंजन कितने हैं कुल मिलाकर? 33 व्यंजन है हमारे साथ है। इन्हें वर्गीकृत भी कर रखा गया है। देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरह कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? अरे बहुत सिंपल, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। मैं क्यों हंस रहा हूं ना? देखो, मैं कॉलेज में जब पढ़ाता हूं, बच्चों को कहता हूं व्यंजन विद्यार्थी या बच्चे है। व्यंजन क्या है? बच्चे, बच्चों के समान है। और स्वर क्या है? माता पिता के समान है। माता पिता क्या है? इंडिपेंडेंट है। और व्यंजन जो बच्चे हैं डिपेंडेंट है। हमें बच्चे, मतलब मैं अपने आप को बच्चा समझ के कहता हूं बच्चे, या मैं अपने कुछ भी करना चाहता हूं तो मैं किसकी सहायता लेता हूं? घर में, मम्मी मैं ये कोर्स करना चाहता हूं, मैं कंप्यूटर का कोर्स करना चाहता हूं, मम्मी मैं वो कुछ लेना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं? माता पिता को पूछते हैं। उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम डिपेंडेंट है किसके ऊपर?
माता पिता। माता पिता यहाँ कौन है? स्वर। व्यंजन क्या है? बच्चे। इस तरह बच्चों को मैं पढ़ाते वक्त बोलता हूँ हम डिपेंडेंट है, व्यंजन है, हम व्यंजन है। बच्चे विद्यार्थी क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 33 है, 33। अब देखिए व्यंजनों के अंदर वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए वर्गीकृत अक्षर भी कहा जाता है। इसे वर्गीकरण किया गया है, इसीलिए वो वर्ग कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसे ही क वर्ग कहेंगे तो सारे के सारे पांचों अक्षर आ जाएंगे। च वर्ग कहेंगे तो च के सारे के सारे अक्षर आ जाएंगे। तो इस तरह ये कितने हैं टोटल कुल मिलाकर? 25। वर्गीकृत व्यंजन कितने हैं? 25। तो ये जो वर्गीकृत व्यंजन है ना, जब इनका हम उच्चार करते हैं तो वह हमारे मुख के अंदर कंठ से हो, तालु से हो, मूर्धन्य से हो, दंत से हो या होंठ से हो, लगकर, छूकर, स्पर्श कर कर हवा बाहर निकलती है। कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत से या होठ से। ओठ, जो ओष्ठ भी कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत का वर्ड है ओष्ठ। तो होंठ से लगकर इनका उच्चारण होता है, स्पर्श करके वो बाहर निकलते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं पता है आपको? स्पर्श व्यंजना। स्पर्श व्यंजना कितने हैं? स्पर्श व्यंजन अभी लिखा है ना मैंने, 25। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ये रहा जवाब, बहुत सिंपल है। क से लेकर म तक। देखिए मैंने इसका रंग भी बदल दिया है। क से लेकर म तक ये जो है सारे के सारे स्पर्श व्यंजन है। ये कहां से ध्वनि जब निकलती है? मुख से, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से। ये क्या करते हैं? स्पर्श कर कर बाहर निकलती है हवा, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो सर फिर ये यरलव का है क्या है? ये कहां से आती है? अरे यरलव अंदर से आती है, भीतर से। भीतर से आओ, सभी भीतर से आते हैं, मगर यरलव खास करके अंदर से आती है। आप उच्चार करके देखिए, य र ल व अंदर से पेट तक थोड़ा दबा जाता है हमारा। ट्राई करके देखिए आप। तो यरलव क्या है? अंत। यरलव क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? 4। यरलव अंतस्थ। अंतस्थ मतलब अंदर, अंतस्थ मतलब अंदर, भीतर। भीतर से यहां ध्वनि निकलती है। इनका उच्चार करते वक्त हवा भीतर से निकलती है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। तो फिर इन्हें क्या कहा जाता है? श श स ह। इन्हें कहा ये ऊष्म। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। ये ऊष्म क्यों कहते हैं भाई? जब हम श श स ह इनका उच्चारण करते हैं ना, ये अंदर से आवाज निकलते टाइम ध्वनि को हर एक जगह पर रगड़ रगड़ कर बाहर निकलती है। उष्णता उत्पन्न होता है हवा के अंदर। हम जो मुख से उच्चार करते हैं ना, हवा बाहर निकलती है। आप हाथ लगा कर देखिए, थोड़ा गर्म हवा निकलती है इनका उच्चारण करते समय। उष्ण, उष्ण से ही ऊष्म शब्द बना है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श श स ह आप बोलकर देखिए, गर्म हवा बाहर निकलती है मुख से, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यह हो गया व्यंजन के बारे में, बहुत ही सिंपल से हमने देखा। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मे बी 25 से 30 मिनट का हो सकता है, मगर अभी आपको ये कहां से कौन सा अक्षर मुख से कहां से उच्चारित होता है वो ट्रिक के साथ बताऊंगा। आप बिल्कुल याद रख पाओगे, कभी नहीं भूलोगे। उस तरह ट्रिक के साथ हंसते हुए सीखेंगे, ठीक है? चलिए अब देखते हैं व्यंजन समाप्त हो गया। अब उसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? इसमें बहुत लोगों में द्वंद्व है। ये द्विगुण व्यंजन क्या है? यह ऑलरेडी हमारे पास ड ढ रहने के बाद यहां और एक ड ढ क्यों दिया गया है नुक्ते के साथ? नुक्ता मतलब नीचे होती है बिंदु, ऊपर नहीं, नुक्ता कहते हैं इसे। द्विगुण व्यंजन क्यों है? ये क्यों है द्विगुण व्यंजन? बहुत सिंपल है। देखिए, जब कोई शब्द लिखते हैं, शब्द के अंत में जैसे कि बूढ़ा, देखिए मैंने नीचे नुक्ता दिया है, बूढ़ा, या लिख सकते हैं साड़ी, साड़ी, या लिख सकते हैं पहाड़। देखिए शब्द के अंत में साड़ी, शब्द के अंत में पहाड़, शब्द के अंत में जब यह अक्षर आता है ड या ढ, ढ आ गया ना, या ड आ गया देखो, तो वहां द्विगुण व्यंजन वाला ये अक्षर, इस अक्षर को हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे रखा गया है हमारे वर्णमाला के अंदर।
इस शब्द के अंत में। देखिए बूढ़ा, साड़ी, पहाड़, परीक्षा में अगर से दिया जाएगा, अब जैसे कि डरपोक, एक वर्ड रखेंगे यहां पर डरपोक, इनमें कौन सा सामान्य व्यंजन है? सामान्य व्यंजनों से नहीं, उल्टा उल्टा कर दीजिए आप। डरपोक, ढाल, डाली। अब ये इन दोनों को निकाल देंगे यहां से ऊपर से, यहां लिखेंगे अब बूढ़ा। इनमें से द्विगुण व्यंजन वाला शब्द कौन सा है? ये वाला है, और ये अंत में ही होता है, याद रखिए अंत में आता है। स्टार्टिंग में देखिए आप ड स्टार्ट है, ढ सा स्टार्ट है और ड है। यहां पर आप ये जब स्टार्ट शब्द के प्रारंभ में लगते हैं तो साधारण जो हमारे 33 व्यंजन है वो वाला ड और ढ आता है, और शब्द के अंत में जब आता है तो वो द्विगुण व्यंजन वाले अक्षर वहां पर आते हैं। ये याद रख लीजिए, वर्तनी के अंदर दोष करने से बच जाएंगे, और कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, बहुत सब सेम सीखते हैं, मगर उनमें से हमें ढूंढ कर निकालना है। तो डरपोक, ढाल, ढाल मतलब बाहुबली फिल्म के अंदर देखा हमने, तानाजी फिल्म के अंदर देखा, अजय देवगन लास्ट टाइम लड़ते समय ढाल को लेकर ही क्या कर रहा था, अपने शरीर को सेव कर रहा था, मतलब बचा रहा था, फिर तलवार से लड़ाई कर रहा था ना, वो ढाल। डाली मतलब पौधों की डाली होती है ना, पौधों की डाली, वो डाली। तो ये सब स्टार्टिंग में ही है, देखिए ये सब वहां के व्यंजन है। ये बूढ़ा शब्द के अंत में है, इसलिए द्विगुण व्यंजन। बहुत सिंपल है, आप समझ गए मुझे ऐसा लगता है। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजना। संयुक्त मतलब, युक्त मतलब मिला हुआ, संयुक्त मतलब साथ में मिला हुआ, साथ में मिला हुआ संयुक्त व्यंजन। कौन से? क्षत्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए क्ष, क्ष, ये क्ष उच्चार करके देखिए किस किस से बना होगा क्ष? क और श और अ। देखिए अ क्यों लिखा मैंने कहा था कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन क्या है? बच्चे हैं, स्वर क्या है? माता पिता है, तो स्वर तो होगा ही अंदर। तो इसलिए देखिए क्ष, क्ष आप उच्चार करके देखिए, एक बार उच्चार करना है, जिंदगी भर याद रह जाएगा। क्ष, तो देखिए अंदर क हम खा रहे हैं, स्टार्टिंग में हम थोड़ा क का उच्चार कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्ष, देखिए क आया, श आया, इसलिए क श अ के बिना तो कोई शब्द कोई अक्षर बनेगा ही नहीं व्यंजन का, इसलिए क्ष, क और श से क्ष बना। ये संयुक्त मिला हुआ व्यंजन है। उसके बाद बहुत सिंपल है ये त्र। क्या क्या हो सकता है, आप उच्चार कीजिए। ये कंपलसरी है। त्र, त्र, त और र और अ मिलने से क्या हो गया? त्र बन गया। अब हम देखेंगे ये किससे बना? ज्ञ नहीं है, ज्ञ कहोगे तो गलत हो जाएगा, ज्ञ कहोगे तो आप वो उसको विभाजित करके विच्छेद करके लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि उच्चार करते समय अलग आएगा और आप ढूंढोगे ग ग ग। नहीं, ज्ञ नहीं है। हम अक्सर क्या है, इसका उच्चार गलत करते हैं, कहते हैं विज्ञान। विज्ञान नहीं है, विज्ञान है, विज्ञान। इसका उच्चार ही गलत हमें सिखाया गया है, वो आदत हो गई है, अब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इट्स ए ज, इट्स नॉट ज्ञ, इट्स अ ज। ज, ज आप बोल के देखिए, ज, ज कहते टाइम क्या क्या आता है? ज अधिक, उसके बाद ये च छ ज झ न वाला न, और क्या बना? ज और न, ज ज ज। उसके बाद आता है श्र। आप उच्चार करके देखिए, श्र किससे बना होगा? श्र, श अधिक र, खत्म। श, सिंपल। ये है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। तो हमने अब तक क्या देखा? हिंदी के अंतर्गत आने वाले वर्णमाला संपूर्ण 52 वर्णमाला के बारे में जाना। अब आगे हम देखेंगे कि कौन सा अक्षर कहां से उच्चारित होता है। मैं केवल ये 25 बता के नहीं जाऊंगा, पूरे बताऊंगा आपको कहां से कौन से अक्षर उच्चारित होते हैं। तो चलिए उसे स्टार्ट कर। तो दोस्तों, हम यहां पर पहले जो 25 व्यंजन है उनका उच्चारण देखेंगे, बाद में स्वरों का भी देखेंगे, फिर य र ल व श श स ह यहां तक भी हम क्या है उच्चारण देखेंगे। मूल में हमारे कितने अक्षर है या वर्ण है ना हिंदी के, उन सारे के बारे में देखेंगे। पहले हम इन 25 अक्षरों को देखेंगे जो वर्ग के अंदर वर्गीकृत किए गए हैं। देखिए पहले तो ये देखिए आपके सामने यहाँ चेहरा है, यहाँ पर हम कंठ देखते हैं, किस तरह मुख से हमारी ध्वनि निकलती है। कंठ, ये कंठ रहा,
उसके बाद दूसरा आता है ये तालु, तीसरा आता है ये मूर्धा, चौथा आता है ये दांत, पांचवा आता है ये होंठ। ये कौन सा है? फर्स्ट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरह हम देखेंगे। अब यहां पर भी नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5। मजे से सीखेंगे, थोड़ा एंटरटेन करते हुए सीखेंगे, टेंशन मतलब बहुत इजीली याद हो जाएगा। आप देखिए जस्ट। अब ये जो है इसके अंदर अगर से मैं एक तरह लाइन खींचूंगा, इस लाइन को अगर से हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करके देखेंगे, उल्टा करने से कैसा हो जाएगा ऐसा सोच के देखिए। इस लाइन को ऐसा मैं घुमाकर उल्टा कर रहा हूं तो ऐसा बन रहा है, समझ के चलिए। ठीक है, तो कंठा, कंठा ऊपर आ गया, घुमाने की वजह से ऊपर आ गया, घुमाने की वजह से ऊपर आया तो ये रहा कंठा, कंठा। क वर्ग जितना है क ख ग घ अंगा, ये सारे कहां से हैं? कंठ से उच्चरित होते हैं, कंठ से। क फ्रॉम कंठा। देखिए क अक्षर कंठा, ऐसा ये याद कर लीजिए। क ख घ घ न या अंगा, क ख ग घ अंगा, ये जो है कंठ से उच्चरित होते हैं, इसे घुमा रहे हैं ना कंठ से। फिर उसके बाद सीधा एंडिंग पांचवा जो होंठ है ना, ओष्ठ या होंठ भी कहते हैं। ओष्ठ ये संस्कृत शब्द है। ओंठ आप देखिए प फ ब भ म, प फ ब भ म, ये सारे होंठ से उच्चरित होते हैं। अब बिना होठों को लगाए हुए इनका उच्चार करके दिखाओ। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या है, कोको कोला, इसे बिना होठों को लगाए बोलो कहते। अरे भाई कोको कोला बोलते वक्त होंठ आपस में मिलते ही नहीं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर से आप में दम है, अगर से आप में कुछ कर दिखाना है, तो मुझे प फ ब भ म यह बिना होठों को लगाए बोल कर दिखाओ। ट्राई करके देखो आप। तो इसलिए प फ ब भ म यह ओठों के द्वारा उच्चरित होते हैं, इसलिए ओष्ठ। तो ये रहा ओष्ठ, इसका घुमाया ना हमने, ये आ गया। कंठ मिला, ओष्ठ मिला, हमें क्या मिला? कंठ ओष्ठ। क से कंठ, क क घ अंगा, ओष्ठ से प फ भ भ म, जिनका उच्चारण बिना होठों को लगाए कर ही नहीं सकते। और सिंपल है, बाहर साइड में है ना, हम इजी से देख सकते हैं। अब वो कंठ वाला अंदर हमें मालूम भी नहीं होगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, मगर ये हम देख सकते हैं। बोल के देखिए आप, प फ ब भ म, बिना होठों के आप बोल ही नहीं सकते। ये हो गया। अब ये दंत, त वर्ग कैसा याद रखेंगे? अरे बहुत सिंपल है, बहुत बोले तो बहुत सिंपल। दंत्य, ये जो लिखा गया है ये हो गया संस्कृत का शब्द दंत्य। अब हम सिंपल में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? दंत कहते हैं ना, दंत। कौन से अक्षर है इसके अंदर? देखिए ये रहा द, आया द, उसके बाद न की मात्रा, ये लीजिए न, उसके बाद त। मतलब जो शब्द जहां से उच्चरित हो रहा है उसका जो नाम रखा गया दंत, उसी के अंदर वहां पूरे वर्ण आ रहे, पूरे आ रहे दंत। कितना सिंपल है ना। दंत कैसे याद रखना? लिखना, लिख के वो जो है द न त ये है, ये कहां मिलते हैं ढूंढना, वो पूरा वर्ग उसी के अंदर आता है, दंत। समाप्त। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है, समझ गए आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। उसके बाद आते हैं तालव्य। सर ये क्यों छोड़ दिया? अरे यार बाद में बताऊंगा, पहला तालव्य देखेंगे। तालव्य की बात करेंगे। तालव्य, आपके घर में आपकी चाची वो है, चाची को बच्चा हुआ है। जब छोटा बच्चा होता है, देखो गोद में महीना 2 महीना 4 महीने का, उसके सर के ऊपर तेल लगाते हैं, तेल मलते हैं, रुई रखते हैं, तेल रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तालू मजबूत हो। तालू बिल्कुल बीच होती है, देखिए यहां से, हाँ बिल्कुल बीचों बीच, सर के बीचों बीच तालू होती है, तो वहां पर तेल लगाते हैं। कौन लगाते हैं? चाची। चाची क्या कर रही है? तालू को तेल लगा रही है। ये याद रखिए आप, घर में चाची है, चाची को बच्चा है, समझिए बच्चे को तेल लगा रही है। तेल कोई भी लगाओ, आज से उनको चाची बोलना याद करो, रखो। बच्चे को कोई भी सर में तेल लगा रहा है, चाची। समझ में आ रहा है आपको? चाची तेल लगा रहे। तो तालव्य के सारे अक्षर चाची, चाची लिख कर देखिए, चाची। चा, हमें बस च पकड़ना है, बस च वर्ग पूरा आ गया इसके अंदर। तालु च वर्ग, तालु च वर्ग। तालु को कौन तेल लगा रहा है? चाची। तालु को कौन तेल लगा रहा है? चाची। चाची तालु, तो च वर्ग पूरा उसके अंदर आ गया। अब आया मूर्धन्य या मूर्धा भी कहते हैं। मुर्दा नहीं, मुर्दा इज डेड बॉडी, मुर्दा नहीं, मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य। यह कहां होता है? ये देखिए, ये रहा तालु। तालु और दांत के बीच में,
तालू और दांतों के बीच में जहां जीभ लगती है या जहां हवा घर्षण करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। हाँ, आपने अभी जस्ट ऐसा ही सोचा होगा, मुर्दा। यस, तो चलिए मुर्दा इसी को एग्जाम्पल लेकर बनाएंगे। मुर्दा होता है ना, घर में अगर से कोई मर गया है किसी के घर में, तो उसके सामने घर में जाकर सब बहुत लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, रुदन करते हैं। जब वो रो रहे होते हैं, उस डेड बॉडी को, उस मुर्दे को, उस लाश को एक किनारे फेंक कर रोते हैं क्या? नहीं, वो बीचों बीच होते हैं और चारों तरफ लोग इधर उधर बैठकर रोना चालू कर देते हैं। तो देखिए ये भी बीचों बीच है। याद रखना है भाई, कोई भी ट्रिक यूज करेंगे हमें क्या है, मुर्दा क्या है? बीचों बीच है। ठीक है। अब ये जब कोई भी एक डेड बॉडी होती है, कोई भी एक लाश होती है, एक मुर्दा ही वर्ड यूज करूंगा, मुर्दा। मुर्दा आपको मूर्धन्य याद रखने में इजी होगा। मुर्दा, वो बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है क्या? नहीं, बॉडी ठंडी गिर जाती है, ठंडी ठंडी। मुर्दा ठंडा होता है, मुर्दा ठंडा होता है, मुर्दा बीच में होता है। देखिए बीच में, मुर्दा बीच में, ठंडा होता है। ठंडा लिखते समय हम कौन से अक्षर यूज करते हैं? ठंडा, ठ ठ ठ आया, न की मात्रा आ गई, ड आया, ठंडा। तो ये है मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले अक्षर ठंडा। ठंडा, मुर्दा बीच में होता है, मुर्दा बीच में होता है। अच्छे से याद रखो, इसे लेकर मैं आगे अभी थोड़ा बताने वाला हूं। आगे जब हम यर लव श श स ह वो सब देखेंगे, अ आ इ देखेंगे तब। ओके, तो ये हो गए 25 हमारे व्यंजन जिनका उच्चार कहां से होता है, ये पता चल गया। अब हम आगे जाएंगे, अब हम आगे देखेंगे स्वरों का उच्चारण कहां से होता है। स्वर बहुत सिंपल है जी, स्टार्ट से करना। कोई भी काम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग करते हैं ना, मतलब ABCD सीखते समय ABCD सीखते हैं, और हिंदी सीखते थे अ आ से सीखते हैं। तो वैसे ही ये 25 के बारे में जानने के बाद, समझने के बाद हम आगे के अक्षरों को क्या करेंगे? यहां लिखेंगे अ, उसी के बाजू आ। अब ई मत बोलो, ई उसके आगे नहीं आएगा, ई आएगा उसके नीचे। ओके, ई ये उच्चारण स्थान बता रहा हूं आपको। उसके बाद ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ कहां से आएगा? उसके नीचे? नहीं, दैट इज रॉन्ग। ऊ सबसे नीचे, सबसे नीचे ऊ, और ये ऊ, ये हो गया ऊ। उसके बाद रू कहां पर आएगा? रू। हाँ, अब ये अच्छे से आपको याद कराऊंगा मैं। ये रहा रू। उसके बाद र और श, ये भी लिखता हूं मैं अभी आपको पता होने के लिए। फिर हम रू हो गया। उसके बाद ये ऐ कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे, ये कहां पर भी यहां नहीं आता, ये ऐ। इसके बाद ओ औ, फिर अम। अरे अम रहा ना, अम यहां पर ले लेंगे, अम। सॉरी, अम नहीं, अम अनुनासिक है, इसके अंदर नहीं आता, यहां पर आता है आहा। आ हो गया, फिर आहा विसर्ग, फिर ह, ये रहा अम। अब और कौन सा छोड़ दिया? य र ल र आ गया। अब य लिखना है हमें, य। फिर कौन सा छोड़ दिया? श लिखा हमने? नहीं लिखा, ये रहा श। स नहीं लिखा, ल और स छूट गए। देखिए ल और स, और एक बचा, वो है व। अब इन्हें कैसे याद रखना ये बताऊंगा मैं। इनमें देखिए स्वर भी है, व्यंजन भी है। अ आ से लेकर पूरा अम आहा, अयोग वहा भी है इसी के अंदर, विसर्ग भी है इसी के अंदर। फिर य र ल व जो हमारे व्यंजन के अंदर आते हैं ना, बाकी के 8 जिसे हम अंतस्थ और ऊष्मा बोलकर 4 देखा था, वो भी है। मतलब पूरे के पूरे यहां पर है। अब एक ही बार में आपको याद कराऊंगा पूरे के पूरे। चलिए ध्यान देते हैं। तो कंठा किस तरह स्टार्टिंग से हमने क से लिखा था, उसी के आगे स्टार्टिंग कैसा करना आपको बताया ना, अ आ इ, ये इतना याद हो जाएगा आपको। बिल्कुल नीचे उ ऊ, आप देखिए इसका उच्चार करके देखिए, उ ऊ, आपके होंठ गोल हो जाएंगे, बिना इसके आप उच्चार नहीं कर सकते। तो ये हमारे ओष्ठ में आ जाएंगे उ ऊ। अब रू, रू कैसे याद रखना? रू बहुत सिंपल। देखिए मैंने मुर्दे के बारे में बताया आपको, मुर्दा मूर्धन्य बीच में आता है, मुर्दा बीच में आता है, ठंडा होता है। ठीक है भाई, कब तक उस लाश को वो लोग वैसे घर में लेके बैठेंगे? मुर्दे को आखिर स्मशान में ले जाएंगे ना। हाँ, स्मशान में क्या होता है, ले जाने के बाद वहां पर उसे जला दें। तो जलाने के बाद हम देखते हैं कई लोग, अघोरी लोग हुआ करते थे, अघोरी लोग होते हैं आज भी, वो क्या करते हैं, लाश का जो भस्म होता है उसे अपने माथे पर लगाते हैं, शरीर पर लगाते हैं लाश के भस्म को। तो उन्हें
हम अघोरी कहते हैं। अघोरी कैसे दिखते हैं? दिखने में ऋषि के जैसे, इसलिए ऋषि। देखिए आप उच्चार करके देखिए, ऋषि, ऋषि सामने ही लिखे, देखो ऋषि का री र श, ये तीनों ऋषि के समान है। तो मुर्दे को क्या है, जलाते हैं, जलाने के बाद उस भस्म को अघोरी लगाते हैं। अघोरी कैसे दिखते हैं? दिखने में ऋषि के समान दिखते हैं ना, मतलब उनका भी वेशभूषा ऋषि के समान ही होता है। साधु संतों के जो होते हैं ना, वो ऋषि के समान ही दिखते हैं, इसीलिए री र श, ये मुर्दे के साथ लिंक कर दीजिए आप। मुर्दा जलाया जाता है, भस्म बनता है, उस भस्म को क्या है, अघोरी लगाते हैं। अघोरी कैसे दिखते हैं? ऋषि के जैसा। ऋषि उच्चार करते टाइम री भी आ रहा है, र भी आ रहा है, श भी आ रहा है, ऋषि, इसीलिए ये सारे अक्षर उसी के अंदर आते हैं, मुर्दा के साथ, अर्थात मूर्धन्य के साथ आ जाते हैं। अब य और श याद रखने की कोशिश करेंगे। यश, यश, केजीएफ फिल्म आया, केजीएफ फिल्म के अंदर हमने देखा यश, वो हीरो का नाम है यश, वो कर्नाटक से है ना, मैं कर्नाटक से हूं इसलिए उसे जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, मतलब जाके मिला नहीं, मगर वो हमारे इस राज्य से है, कर्नाटक से। तो यश, यश जो हीरो है वो अपना गोल्ड लिए तो क्या करता है, सबको गोली मार रहा है ना। यहां पर जब भी उसका कोई भी गोल्ड लेता है ना, वो एक आवाज निकलता है, ई ई ई, इस तरह आप याद रख लीजिए। यश ई ई, ई कहां आया था? सेकंड वाले में हमने देखा था, तालव्य में ई ई, यश ई ई, यश तालव्य, तालव्य एक याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए कंठ के साथ ही लिखना, उसके नीचे बोला उसके साथ ही यश, ई के साथ जोड़ देंगे यश, ई यश, यही हो गया। फिर उसके बाद हम याद रखने की कोशिश करेंगे, आहा और ह, दोनों का उच्चार सेम है। आहा विसर्ग है, ह क्या ही ध्वनि निकालता है, इसलिए ह भी वहीं पर है। आहा और ह, ये दोनों भी कंठ में आते हैं। इसे कैसे याद रखना? अ आ के जैसा ही अक्षर है, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर। अ प्रारंभ का अक्षर है, अ प्रारंभ का अक्षर है स्वराक्षरों में, और हम जैसे 13 समझते थे ना स्वर, उसी के अंदर अगर से देखेंगे तो ये अंतिम अक्षर है, ये भी वहीं पर आता है, उसी के जैसा ही ध्वनि निकालता है ह, इसलिए वो भी उसके बगल में ही रख देंगे। ये हो गया हाँ। अब किसको छोड़ा मैंने? हाँ, अब ये और आई कैसे बने? ये और आई स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, ये और आई, इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही? ये और आई की उत्पत्ति कैसे हो रही थी? ये कैसे बना? अ अधिक और क्या? ई, अ ई मिलने से क्या बना था? ये, फिर बाद में अ और ए मिलकर क्या बना था? आई, ये हमने जाना था। तो वैसे ही हम यहां देखते हैं, अ कौन किससे उच्चारित होता है? कंठ, कंठ। और ई किससे उच्चारित होता है? तालव्य, तो इसे कहते हैं कंठ तालव्य। इसे क्या कहते हैं? कंठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ये हो गए ये आई। कितना सिंपल है देखो, अगर से इसका उच्चारण का है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है इस अक्षर की, ये जान जाएंगे तो हम ये कंठ तालव्य ये भी जान जाएंगे। देखिए अक्सर कई बड़े बड़े एग्जामों में, सीईटी में यही पूछा जाता है कि ये लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए पूछते हैं। इसलिए वो फार्मूला याद रख लीजिए आप, इसका उच्चार करने से पहले ये बने कैसे, बनने के बाद वो बने सो अ कहां से उच्चारित हो रहा है? कंठ से। ई कहां से उच्चारित हो रहा है? तालव्य से, कंठ तालव्य, ये और आई, खत्म, सिंपल। उसके बाद दूसरा देखेंगे, वो और ओ। हाँ, कितने होशियार है देखो, आप ऑलरेडी बोल रहे हो ये इसका उच्चार, इसका कैसे बना है, वो उससे ही बना होगा। सही है, बिल्कुल सही। वो कैसे बना है? अ और ऊ से क्या बना है? ओ, और अ और ओ से क्या बना है? औ। ठीक है, थोड़ा रिवाइंड करके स्टार्टिंग में देख लीजिए, मैंने स्वर कैसे बने हैं वो बताया है मैंने, मूल स्वरों से बाकी के स्वर कैसे बने हैं। तो ओ और औ ये कैसे हैं? देखिए आप, अ का उच्चार कहां से हो रहा है? कंठ, यहां पर भी कंठ लिखा है। फिर आगे क्या है? ऊ का कहां से हो रहा है? देखिए ऊ यहां पर है, ओष्ठ, कंठोष्ठ कहते इसे, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और उष्ठ दोनों मिलने से ओ और औ का उच्चार होता है, वहां से निकलते हैं, इसलिए ये कंठोष्ठ है। सीईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलना नहीं, एक बार देखो, अच्छे से देखो, जान लो। ओके, अब देखेंगे अम। अम कहां से उच्चारित होता है? अम अनुनासिक, मैंने स्टार्टिंग में कहा था अनुनासिक है ये, अनुनासिक। अम क्या है? अनुनासिक है। और एक बात बताना भूल गया मैं, ये अम हो और ये आहा हो, ये दोनों भी क्या है? व्यंजन है, व्यंजन, व्यंजन है। आहा का उच्चार जो होता है ह के समान होता है। ह क्या है? व्यंजन है, तो वो आहा विसर्ग भी, मतलब ये आहा भी क्या है? व्यंजन ही है। फिर अगर से अम का उच्चार कैसे होता है?
ये जो है ना हमारे पास, ये सारे अंतिम वर्ण, न की मात्रा के समान उसका उच्चार होता है, और ये सारे व्यंजन है तो ये भी क्या होगा, व्यंजन होगा। ये भूलना नहीं। देखिए चैप्टर मतलब वीडियो के बीचों बीच बोल रहा हूं, भूलना नहीं। अम और आहा दोनों भी व्यंजन। अब इतना सब होने के बाद एक याद रखना है बस, व का उच्चार कैसे किया जाता है। व होता है दंतोष्ठ। वो क्या है, दंतोष्ठ है। इसे एक ही मैं फार्मूला देकर याद नहीं करा पा रहा हूं, क्योंकि ये फार्मूला को तोड़कर बाहर निकल रहा है। इसीलिए दंतोष्ठ, इसे एक ही बाइपट करो, बाकी सब बाइपट या बाय हार्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। दंतोष्ठ व से उत्पत्ति, मतलब दंतोष्ठ क्या है, वह जो व का उच्चारण स्थान है दंतहोष्ठ है। ये इतना सारा क्या है, आज हमने वर्ण विचार देखा, बहुत आसानी से देखा, मजे से देखा, हंसते हुए देखा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, अभी मत जाओ। अभी मैं आपको और एक स्लाइड बताऊंगा, जो सब कुछ पढ़ा है ना वो एक ही स्लाइड के अंदर पूरे व्याख्याओं के साथ है, मतलब परिभाषाओं के साथ है। किसे विसर्ग कहते हैं, किसे क्या है ऊष्म व्यंजन कहते हैं, तो अभी है, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो ये हो गया कौन से स्थान से उच्चरित होता है। अब हम देखेंगे, इंपोर्ट करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलना नहीं। इसमें मैं बताने वाला हूं अल्प प्राण महाप्राण कौन से हैं, अघोष और सघोष किसे कहते हैं। बहुत सिंपल ही, टेंशन मत लो ज्यादा, बहुत सिंपल में अल्प प्राण महाप्राण किसे कहते हैं और अघोष सघोष। तो पहले हम बात करेंगे अघोष सघोष। देखिए पहले तो घोष मतलब क्या है, घोष मतलब झंकृत होना, कंपित होना बोलते हैं ना, वैसे ही झंकार अंदर हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है ना वो झंकृत होते हैं, मतलब वो इस तरह कंपित होते हैं, उन्हें घोष कहते हैं। तो जो कंपित होकर अक्षर जिनका उच्चारण हो रहा है वो सघोष है, मतलब घोष के साथ कंपित होना, घोष सघोष, घोष के साथ अघोष उल्टा, मतलब विरोध शब्द। पहले ही बताया था ना मैंने, अ लगाते ही क्या होता है, अपोजिट। जो झंकृत नहीं होकर उच्चरित हो रहे हैं वो अघोष। तो यहां हम लिखेंगे बहुत सिंपल से अघोष, फिर उसके आगे लिखेंगे सघोष। ओके सर आपने अघोष स्टार्टिंग क्यों रखा? अरे मैंने आपसे कहा ना, कोई भी प्रारंभ करते वक्त हम एबीसीडी जैसा ए से स्टार्ट करते हैं, मैं वैसे ही कुछ भी स्टार्ट कर रहा हूं तो याद रखने के ट्रिक के हिसाब से अ से लगाता हूं अगर से बन रहा है तो इसलिए अघोष है, उसके बाद सघोष। अघोष यहां मिलने के बाद बचा हुआ आगे सर, फिर नीचे भी सेम वही ट्रिक। स्टार्टिंग क्या करना है हमारे को, अल्प प्राण यहां है तो उसके बाद बचेगा कौन सा, एकदम सिंपल महाप्राण। सिंपल है जी, ज्यादा सोचना नहीं है, मगर समझने की कोशिश करना, सोचना नहीं, समझना ठीक है। अब देखिए अघोष कौन से हैं, 1 2, उसके बाद 3 4 5। अघोष 1 2 3 4 5, ये क्या है बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद यहां पर 1 3 5, ये जो बच गए वो उधर 2 4, ये क्या है। अब देखिए यहां पर 1, लाल में लिखूं नहीं ब्लैक में, 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब देखिए 1 और 2, ये जो 1 और 2 है वो अघोष है। 1 और 2 क्या है, अघोष है। उसके बाद दूसरा लेंगे 3 4 5, क्या है ये, सघोष है। मिल गए, ये हो गया अघोष, ये हो गया सघोष। सर ये अल्प प्राण महाप्राण कैसा कर दूं? अरे वो बहुत इजी है, इससे भी इजी वो है। ये देखिए अल्प प्राण मतलब प्राण मतलब वायु मतलब हवा। सर ऐसा कैसा प्राण मतलब वायु? एक काम करो, आप हवा लेना छोड़ दो, प्राण चले जाएंगे। तो प्राण मतलब
हवा जो मुख से निकलती है हवा, उसे ही प्राण कहते हैं। अल्प प्राण मतलब कम से कम हवा लगना, महाप्राण मतलब ज्यादा हवा लगना। तो अल्प प्राण में कौन से अक्षर है देखिए, 1 3 5 मतलब 1। क पूरा वर्ग देखिए, क च ट त प, आप उच्चार करके देखिए कम साउंड, कम हवा लगती है। वही बगल का 2, ये जो 2 वाला है, ख बोल के देखिए हवा ज्यादा आती है, पावर ज्यादा लगता है। ख हो गया, झ हो गया, ठ हो गया, थ हो गया, फ हो गया। बोलते वक्त मेरी शक्ति कम हो रही है शरीर से, हाँ, तो वैसा वहां लगता है। तो उसी तरह थर्ड देखिए, ग ज ड द ब, अल्प प्राण है। वैसे ही महाप्राण देखिए, घ झ ढ ध भ, ये सारे महाप्राण है। इतना सिंपल। अब ये तो हो गया, अभी बच गए ना व्यंजन में, वो कैसा, ये लोग वो भी लिखेंगे यहाँ पर, य र ल व। ये जो चार्ट डाल रहा हूं इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या रख लीजिए निकाल कर, वैसा ही याद कर लीजिए, एग्जाम में इजी से लिख सकोगे। य र ल व, बचे हुए यहां आते हैं, याद है आपको, एक तरफ का मिल गया तो दूसरा वही रहेगा, श श स ह। ह नहीं लिखूंगा यहां पर, ह थोड़ा ऐसा बड़ा लिखेंगे। हाँ, ये क्या है, ऐसा दोनों में आता है इसलिए लिखा है वो, य र ल व श श स। फिर सर अघोष कौन से है इसमें, बहुत सिंपल, इसको उल्टा कर दो, ये इधर, ये इधर, हो गया। देखो ये हो गए य र ल व स घोष, श श स अघोष। ह क्या है, दोनों इसमें आता है, इस कैटेगरी में आ रहा है। वो सघोष भी है, महाप्राण भी है, यहां वाले कैटेगरी में मिल रहा है, वो इधर नहीं मिल रहा, वो यहां पर आ रहा है। ह महाप्राण है मगर अघोष नहीं, सघोष है, इसलिए यहां पर लिखा है। ये हो गया इतना। तो सर फिर स्वर कहां पर आते हैं, अरे बहुत सिंपल में जाओ। ये लो, ये जो मैंने लिखा है यहां पर सभी स्वर इन्हीं के अंदर आते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण है, सघोष है। सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है, सघोष है। समाप्त। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले वर्ण विचार समाप्त। इतना ही सिंपल। अब जस्ट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक स्लाइड खाली इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, सारा का सारा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा बाजू हटता हूं और पीछे यहां बोलते रहता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका रेजोल्यूशन क्या कीजिए, 720p रखकर या 1080 रखकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए किसे क्या कहते हैं क्या नहीं, वो सब। अब अगर से आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो एक लाइक करना तो बनता है। लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, दूसरों को भी ज्ञान बांटो। दूसरों को बड़े दिल से, बड़ा मन कर कर अगर से ज्ञान बांटोगे, शेयर करोगे ना, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। इसीलिए शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करते रहो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहता है। थैंक यू।